जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका मन पढ़ाई में लग रहा होगा और पढ़ाई आप कर रहे होंगे। ये आशा करते हुए बच्चों, आइए आज हम प्रारंभ करते हैं आपका सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों वर्ग के छात्रों के लिए ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार। देखिए बच्चों, नौका विहार को प्रारंभ करते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन बड़ा ही मनोरम प्राकृतिक दृश्य इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने, चूंकि सुमित्रा नंदन पंत को इसीलिए सुकुमार का कवि भी कहा जाता है, ये प्राकृतिक दृश्य को बहुत ही अच्छे से मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ से आपके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आइए आप लोग भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, और बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के पढ़ के देखिए, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। चलिए अब हम क्लास प्रारंभ करते हैं और जल्दी जल्दी प्रारंभ करेंगे बच्चों, क्योंकि ये आपका जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये है ना बच्चों नौका विहार, ये काफी लॉन्ग है। तो इसको हम सुर लय में गाकर ना गाते हुए ऐसे ही अच्छे भाव में पढ़ते हुए, भाव में उतरते हुए और इसके भावार्थ को समार्थ को देखकर और भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब आप लोग भी अपनी पुस्तक खोल के और साथ में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरो भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर। चंचल, देखिए बच्चों यहाँ पर चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर, सिमटी हैं वर्तुल मृदुल लहर। तो आइए बच्चों, ये हम लहर तक पहले डिटेल समझ लेते हैं, भावों को अर्थों को पहले देख लेते हैं कि शांत अर्थात बच्चों समझते ही हो आप, शांत स्निग्ध देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे नहीं बच्चों, बस हम अर्थों को बोलेंगे, आप अपने कॉपी में उतारते जाइए। स्निग्ध अर्थात बच्चों तरल शीतल, तरल और शीतल को स्निग्ध कहते हैं। और उसके बाद में देखिए उज्ज्वल ज्योत्सना प्रकाश, उज्ज्वल अर्थात सफेद कलर एकदम चमक। फिर अपलक, बिना पलक गिराए हुए अपलक आप जानते हो, नीरो शांत होता है बच्चों। और उसके बाद में ये भूतल अर्थात पृथ्वी के तल पर, भू अर्थात पृथ्वी और तल पृथ्वी के तल पर। और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इसको आप उतार लीजिए, याद करे रहिए। इसका अर्थ होता है क्या कहते हैं, बालू रेत, जैसे बालू और रेत। यहाँ पर कोशिश करें कि हम लिख ही दें, देखिए चीजें डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो आइए बच्चों, सैकत अर्थात होता है बालू या रेत कह सकते हैं आप। और उसके बाद सैया पर दुग्ध धवल, एकदम स्वच्छ साफ सफेद धवल अर्थात साफ एकदम। तनवंगी पतली सी, यहाँ पर तनवंगी का होता है बच्चों अर्थ पतली सी धारा या किरसकाय या पतली सी। आगे बच्चों ये देखिए ग्रीष्म बिरल अर्थात गर्मी के कारण, बिरल अर्थात शांत, कैसा गर्मी के कारण एकदम शांत। लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, देखिए लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल लेटी हुई हैं। देखिए बच्चों श्रांत अर्थात थकी हुई है, ऐसे मानो थकी हुई हैं गंगा। क्लांत अर्थात शिथिल हो गई हैं, आराम से एकदम अपने आप को एकदम ढीला छोड़ के बस लेटी हुई हैं, शांति में थकी सी हो गई हैं बहते हुए। उसके बाद बच्चों आइए तापस बाला, देखिए यहाँ पर है नहीं तापस बाला अर्थ होता है बच्चों तपस्विनी बालिका। तापस मतलब होता है तपस्विनी, और बाला अर्थात बालिका होता है, गंगा को कह रहे हैं, गंगा निर्मल। शशि मुख में से दीप्ति और मृदु करतल, शशि मुख से तो करतल अर्थात हाथ को बोल रहे हैं बच्चों, और मृदु अर्थात बहुत कोमल। और फिर यहाँ पर देखिए बच्चों आगे लहरें उर पर
कोमल कुंतल। अब कुंतल का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो कुंतल का अर्थ होता है केस। आपने पढ़ा होगा केस की पर्यायवाची में। हम ये सब पर्यायवाची भी आपको तैयार कराएंगे, केस, और वहीं से आपके एग्जाम में आ भी जाएगा। केस अर्थात बाल को कहते हैं कुंतल। फिर आगे देखिए बच्चों, गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर, गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर लहराता तार तरल। तार और तरल का अर्थ समझ लीजिए बच्चों कि तारों के समान चंचल, जैसे तारे क्या कहते हैं, टिमटिमाते हैं आसमान में, उसी के समान चंचल। और फिर आगे देखिए बच्चों, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशम विभा से भर। तो विभा का अर्थ क्या होता है बच्चों? नीला आकाश, जो नीले आकाश रूपी वस्त्र को कहते हैं। ये देखिए विभा, नीले आकाश रूपी वस्त्र को क्या कहते हैं? विभा अर्थात चमक होता है बच्चों, ये क्षमा करें, नीला अर्थात चमक होता है। और जो नीलांबर होता है, नीलांबर, अंबर में यहाँ नीलांबर, नील प्लस अंबर, तो नील मतलब नीला रंग और अंबर में वस्त्र, तो नीले रंग के आकाश रूपी वस्त्र के बारे में ये बता रहे हैं बच्चों। अब आइए हम इनके क्या कहते हैं भावों को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि हमको क्या बताना चाहते हैं बच्चों? यहाँ पर कह रहे हैं कि पंत जी, आपके सुमित्रानंदन पंत है ना इनके लेखक, तो पंत जी चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जो क्षीण है, पतली है धारा, पतली धारा वाली जो गंगा की कल्पना में, मतलब पतली धारा वाली गंगा के किनारे गए हैं और पतली धारा वाली गंगा की कल्पना करते हुए पतली कमर वाली नायिका के रूप में इनका वर्णन करते हैं। किसकी? गंगा माता का। तो आइए बच्चों इनके और भावों को समझ रहे हैं, क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं पंत जी? चारों ओर शांत है। अब आप कल्पना में डूब जाइए बच्चों, आप इमेजिन कीजिए जहां आप बैठे चारों तरफ पूरी तरह से शांत है, क्योंकि जब तक भाव में नहीं उतरेंगे चीजें अच्छे से नहीं समझ में आए। पद भाव में उतरने का नाम है बच्चों, भाव से समझने का नाम है। तो आप कल्पना कीजिए कि चारों ओर शांत, स्निग्ध, उज्ज्वल और चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में ग्रीष्म के गर्मी के कारण मंद और क्षीण धारा वाली अर्थात पतली धारा वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद धीरे धीरे बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है, मानो, यहाँ कल्पना देखिए क्या कर रहे हैं बच्चों, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनु, ये सब, मानो कोई छर हरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई हो। फिर आगे कहते हैं कि गंगा जल में झलकता चंद्र बिंब ऐसा प्रतीत होता है, गंगा जल में जो झलकता है चंद्र का बिंब वो ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षः स्थल पर लहराते हुए उधर अधर ऊपर, उसके वक्षः स्थल अर्थात बच्चों गंगा के ऊपर लहराते हुए कोमल केश हों। जो लहरें हैं बच्चों वो अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा है मानो कि वो उनके केस हों, क्योंकि गंगा के केस हो जो ऐसे लहर, आप इमेजिन कीजिए लहरें आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा हो किस तरह लहरें उड़ती हैं, तो वो मान रहे हैं कि मानो वो गंगा के केस हों और वो शांत लेटी हुई हों गर्मी के कारण थकी हुई। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों इसमें आप चीजें समझ पा रहे हो। यहाँ पर कवि ने गंगा को मानवीकरण कर दिया है, क्या कर दिया, मानव की तरह दर्शा दिया है, अर्थात बच्चों यहाँ पर आपका अलंकार मानवीकरण हो जाएगा। उपमा अलंकार है, अनुप्रास है और क्या कहते हैं इसको उत्प्रेक्षा भी है यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप मानवीकरण को फोकस कीजिएगा क्योंकि गंगा को यहाँ पर मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया गया है। तो अब आइए बच्चों हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ से इतना थोड़ा सा छोटा कर दें, चीजें पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए बच्चों, चांदनी रात का प्रथम प्रहार, चांदनी रात का प्रथम प्रहार, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता सी सम्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, सिकता सी सम्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले उठी पाले चढ़ी उठा लंगर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर।
मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरड़ी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर बिंबित हो पुलिन रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कांकर का राजभवन काला कांकर का राजभवन सोया जल से निश्चिंत परमन सोया जल से निश्चिंत परमन। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन पर पलकों पर वैभव बच्चों स्वप्न सघन। तो आइए पहले सबसे पहले इसके अर्थों को जैसा कि हम बताते आए हैं मैक्सिमम अर्थों को आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों सिक्ता हमने पहले भी जिक्र कर लिया है इसके बारे में। सिक्ता अर्थात बालू या रेत। बार बार रिवीजन करेंगे ताकि चीजें याद भी रहें। तो देखिए यहाँ पर सिक्ता हो गया। अब सम्मित का अर्थ क्या होता है देखिए, ये सब कठिन चीजें इसको आप उतार लीजिए। बुक लिए हो तो बुक में ही नीचे लिख लीजिए, हो सकता है आपकी बुक में सभी अर्थों को ना दिया गया हो। तो सम्मित जैसे मुस्कुराती हुई। सम्मित क्या का अर्थ बच्चों मुस्कुराती हुई। यहाँ पर देखिए बच्चों ये देखिए सत्वर। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र और तेज। शीघ्र कोशिश करें कि लिख दें, शीघ्र या तेज कह सकते हैं। और उसके बाद बच्चों अब यहाँ आइए देखिए ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर लो पाले चढ़ी उठा। पाले क्या होता है बच्चों, नाव का वेग होता है। पाले लिखेंगे नहीं बच्चों, ये आप लिख लीजिए कॉपी में, नाव का जो वेग। पाले का अर्थ क्या होता है बच्चों, नाव का वेग। अब आप लंगर का अर्थ भी समझ लीजिए साथ ही साथ। तो लंगर का अर्थ होता है बच्चों नाव को रोकने हेतु जो लोहे का एक कांटा होता नहीं है, जब नाव किनारे पर जाता है तो उसको फेंक के कुछ चीजें वहां पर बनी होती वहां पर फंसा देते हैं, उसी को कहते हैं। आगे बच्चों देखिए जो मंद मंद अर्थात जो नाव का वेग कैसा है, मंद मंद है। और मंथर लघु तरड़ी। देखिए बच्चों यहाँ पर लघु तरड़ी। लघु तरड़ी का मतलब ये होता है बच्चों, लघु अर्थात छोटा होता है। आप जानते हो तरड़ी, आप जानते हैं नाव को कहते हैं, किसको कहते हैं, तरड़ी किसे कहते हैं, तरड़ी नाव को कहते हैं। देखिए आगे बच्चों चलते हैं हम। तरड़ी हो गया। अब आगे देखिए क्या है, निश्चल तिर रही। आगे देखिए बच्चों हंसनी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तिर रही खोल पालों के पर। फिर निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। बिंबित अर्थात बच्चों प्रतिछाया, जो प्रतिछाया होता है इसे छाया कहते हैं। और रजत पुलिन मतलब होता है बच्चों चांद का चमकता हुआ जो किनारा होता है। रजत पुलिन चांद का चमकता हुआ किनारा होता है। और बिंबित मतलब ये प्रतिछाया होता है, उसका दूसरा छाया जो दिखता है। और दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। आगे देखिए बच्चों काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत परमन। सोया जग में निश्चिंत परमन। परमन मीन्स क्या होता है बच्चों, परमन मीन्स भी यहाँ जैसे नीरो का ये पर्यायवाची है। नीरो मीन्स शांत होता है और परमन माने भी शांत होता है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। सघन का मतलब समझ लीजिए बच्चों ये प्रचुर होता है, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में प्रचुर। तो आइए बच्चों अब इसके हम भावार्थों को समझते हैं। यहाँ पर कभी चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का मनोरम चित्रण कर रहे हैं। आप तो कल्पना कर ही सकते हैं कि किस बात की। ये देखिए लघु तरड़ी अर्थात नौका, तरड़ी अर्थात नाव की बात हो रही है, इसका मतलब नौका विहार की बात हो रही है गंगा के किनारे। तो आइए बच्चों इनके भावों को समझ रहे हैं। पंत जी इसमें बच्चों चांदनी रात की प्रथम पहर की बात कर रहे हैं कि गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी नाव लेकर गंगा में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि गंगा का तट जो है वो ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्कुराती। यहाँ पर देखिए बच्चों सम्मित अर्थात हमने बताया नहीं, सम्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। ये देखिए सम्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। तो तेजी से जा रही और मुस्कुराती हुई मानो खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात चांदनी विचरण कर रही हो। ऐसे आगे बढ़े जा रही हैं कि मानो खुली पड़ी जो रेतीली सीपें हैं पड़ी हुई हैं चारों तरफ, उस चंद्रमा रूपी मोती की चमक चांदनी का विचरण कर रही हैं। फिर उसके बाद बच्चों
ये थोड़ा क्लिष्ट है, आपको बहुत कंसंट्रेशन से समझना होगा और 1 से 2 बार इसको चीजें सुननी पड़ेंगी ध्यान से बच्चों। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें जो हैं बच्चों नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा रखे हैं। लंगर वही बच्चों जो जिसको फंसा के रखते हैं कि जब तक नाव वहां पर रुकी रहती है। लोहे का हमने बताया नहीं, लोहे का एक प्रकार का कांटा होता है नाव को रोकने के लिए। तो कहने का आशय ये है कि एक साथ अनेक नावें को नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं, अर्थात गंगा में चलने लगी हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर उस सुंदर हंसनियों के समान चित्त को आकर्षक कर देने वाली मंथर गति से अर्थात धीरे धीरे गति से धीरे धीरे गंगा में अब तैरने लगी हैं। फिर आगे कहते हैं कि गंगा का जल शांत और निश्चल है। कैसा है? एकदम शांत है और नहीं चल रहा है। निश्चल अर्थात एकदम शांत है, नहीं बह रहा, बहुत धीरे धीरे बह रहा है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। आगे फिर कह रहे हैं कवि कि उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट और प्रतिबिंबित हो रहा, अर्थात उसका छाया 2 गुने परिणाम से व्यक्त हो रहा है। प्रतिबिंबित बच्चों ये हमने बताया नहीं था, इसका छाया ये 2 गुने परिणाम से क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, तो 2 गुने परिणाम से ये मानो व्यक्त हो रहे हैं। आगे फिर कहते हैं कि गंगा तट पर जो शोभित काला कांकर के राजभवन है, राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। उनके किनारे जो राजभवन बने हुए हैं वो गंगा के जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उनका छाया दिख रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि वह प्रतिबिंब वह छाया ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकें तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में स्वप्न तैर रहे हैं। तो बच्चों ये गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक वर्णन किया है कवि ने और वैज्ञानिक तथा मनोरम चित्रण भी किया है इसमें। दर्पण के आगे की भूमिका उतना ही बड़ा वैसा ही बिंब दर्पण में भी बनता है। आप जानते हो ना, दर्पण के आगे कोई चीज रखा हो तो उतना ही बड़ा और वैसा ही बनता है, तो वही दिखा रहे हैं छाया। और तब दर्पण में जो देखने पर वो क्या कैसा ऐसा लगता है कि मानो वो मतलब 2 गुनी बड़ी दिखाई दे रही हो। इस पंक्ति से हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही हैं बच्चों। ये थोड़ा सा कठिन में है, तो इसलिए इस पर आप फोकस करके समझिएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं बच्चों। इसको हमने राग में नहीं गाया है क्योंकि आपके ये चैप्टर जो है काफी लॉन्ग है और हम सोचते हैं 2 या 3 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएं, तो इसलिए हमारे साथ आप भी पढ़ते चलिए। नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल सामने, सुख की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, पैरती पड़ी सी जल में कल, परी सी जल में कल। आगे देखिए बच्चों, रूप हरे कच्चों में हो ओझल, रूप हरे कच्चों में है ओझल, लहरों में घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज त्रियक मुख, दसवीं का निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो बच्चों इसके अर्थों को समझते हैं। जल हिलोर अर्थात जो ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जल हिलोर का अर्थ होता है बच्चों जो पानी की लहरें हैं उसको क्या कहते हैं, जल हिलोर कहते हैं। यहाँ पर देखिए ज्योतित लिखा हुआ है, ज्यादा इसमें काफी चीजें आसान है इसलिए थोड़ा कठिन शब्दों को देख रहे हैं बच्चों हम। ज्योतित अर्थात प्रकाशित हो रही हैं, क्या हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। और उसके बाद ये हृदय होता है बेटा, अंत स्थल अर्थात हृदय की बात हो रही है। और फिर अविरल, देखिए अविरल विरल मतलब अलग, अविरल मतलब लगातार निरंतर बहती जा रही हैं। फिर आगे बच्चों देखिए, त्रियक मतलब टेढ़ा होता है, आप तो जानते ही हैं। मुग्धा सा अर्थात की आकर्षण, देखिए यहाँ पर
एक मिनट बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुग्धासा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके भावों को हम समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या समझाना चाहते हैं। इसमें गंगा में जो में नौका विहार के समय जो गंगा में मनमोहक सौंदर्य होता है उसी का वर्णन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर चल का अर्थ होता है चंचल, चल का अर्थ चंचल हो रहा है बच्चों। देखिए तारक दल, आप अपने बुक में देखिए ध्यान से, तारक दल कहाँ लिखा है, उसको दल मान समूह होता है, और तारा, तारक माने तारा, तारों का समूह। इस प्रकार ज्योतिष आपको हमने बताया, ज्योति प्रकाशित हो गया, अंतः भीतरी भाग अर्थात हृदय की बात हो रही है। और यहाँ पर कचों अर्थात कचों का मतलब होता है बच्चों बाल। देखिए कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची है, समझ लीजिए, बाल, केस, कचों और कुंतल ये सब बाल के पर्यायवाची हैं बच्चों। तो इसके भाव को समझते हैं। जब गंगा में नौका चलती है बच्चों, यहाँ पर बता रहे हैं पंत जी वहां के दृश्य का, मनोरम दृश्य का आप अपने मस्तिष्क पे इमेजिन करिए। गंगा के किनारे आप हैं और वहां पर तमाम सारी नावें हैं, सब छोटी छोटी सुंदर सुंदर, और उस पे लहर मतलब चल रही हैं धीरे धीरे। तो वही सब इमेजिन करिए अपने मस्तिष्क में। उसने कह रहे हैं कि नौका जब चलती है तो उससे जो उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित जो सारा आकाश हिल उठता दिखाई दे रहा है। जैसे गंगा में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब चूंकि ऐसे लहरें उठ रही हैं, इमेजिन कीजिए, तो जो आकाश का प्रतिबिंब है वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है मानो। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें जो प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को अवलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। आगे देखिए बच्चों, सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। आप जानते हैं कि शुक्र तारा सबसे अधिक चमकता है, सुबह शाम भोर का और सांझ का तारा भी कहते हैं। तो सर्वाधिक सब तारों में सर्वाधिक चमकता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, परी सी तैर रही है। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा नहीं है सुख की छवि झलमल झिलमिला रही है, झलमल अर्थात बच्चों झिलमिला रही है, और तैरती मतलब तैर रही है, यहाँ पर तैरती होगा, तैरती परी सी जल में कल कल। तो ये मानो जल में वो तैर रही हो, कौन, सुख तारा। फिर आइए देखते हैं बच्चों, जो कभी कभी चांदी जैसे, कैसे, सुख जो तारा चांदी जैसे रूपल है बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। जब गंगा की लहरें ऐसे उठती हैं गिरती हैं तो उसमें कभी कभी छिप जाती है, कौन, सुख तारा। अपने यौवन में से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उखाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। बच्चों बड़ा ही मनोरम दृश्य है प्राकृतिक ये पंत जी का। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि गंगा के जल में जो गंगा के जल को हमने पहले भी बताया कि मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों, चंद्रमा की छटा का मनोहारी में चित्रण हुआ है। तो आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। मिनट, यहां से ये देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने को अधीर। देखिए बच्चों यहाँ पर अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिल परवाह को कर प्रदीप, वह कौन बिहग क्या बिकल कोक उड़ता हरने निज बिरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक, छाया की कोकी को बिलोक। आइए बच्चों यहाँ से हम समझते हैं भावों को। इसमें गंगा में जब चांदनी रात में जो गंगा और उनके समीपस्थ जो प्राकृतिक सुषमा का मनोहर मनमोहक चित्रण है, आप तो इसको समझ ही रहे हैं।
इसको कल्पना में अपने इमेजिन कीजिए बच्चों, आप भी गंगा के किनारे ही हैं। यहाँ पर देखिए कवि पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में, देखिए जब पहुंची, थोड़ा सा बड़ा कर दें बच्चों 1 मिनट, ये देखिए बीच धार, बता नहीं रहे हैं, जब पहुंची चपला अर्थात नाव, यहाँ पर चपला का अर्थ होगा बच्चों नाव, कगार का अर्थ होगा किनारा, कगार बच्चों ये देखिए कगार का अर्थ आपका किनारा है, तीर का अर्थ भी किनारा ही होता है। और कृष आप तो हमको पहले ही हमने आपको बता दिया था कि पतली छीड़ का है, बहुत पतली दुबली। और बिटप माल वृक्षों की पंक्ति, यहाँ पर बिटप माल, आगे देखिएगा बच्चों बिटप माल होता है, क्या कहते हैं उसको, वृक्षों की पंक्ति, मतलब एकदम सीरियल वाइज वृक्षों की पंक्ति ऐसा महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा वहां का दृश्य। तो आइए बच्चों पहले भावों को थोड़ा यहाँ तक समझ लेते हैं, अधीर तक। कवि पंत कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंचती है तो हमारी जो दृष्टि है चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीले कगार ओझल हो जाता है, रेतीले कगार किनारे पर ओझल हो जाता है, कगार अर्थात बच्चों किनारे पर, रेतीले किनारे पर ओझल हो जाता है। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई 2 बाहों, गंगा के दोनों किनारे 2 बाहों के समान प्रतीत होते हैं और वे गंगा की धारा के छीड़ का अर्थात पतली कृष्णकाय कोमल नारी शरीर से आलिंगन होने के लिए अधीर हो रहे थे। यहाँ तक बच्चों ये भाव यहीं तक है कि आलिंगन होने को अधीर हो रहे थे, ये इनका भाव है। आइए अब नीचे हम इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल आपलक नभ नील नयन विशाल माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। वहां पर कह रहे हैं कि बहुत दूर क्षितिज में, मतलब क्षितिज क्या होता है बच्चों, क्षितिज जो होता है जो धरती और आसमान के बीच का जो किनारा होता है जिसको क्षितिज कहते हैं। तो बहुत दूर क्षितिज में यहाँ पर देख लीजिए बच्चों भ्रू रेखा, यहाँ पर भ्रू रेखा का अर्थ होता है भौं, हम लोग का जो भौं होता है ना आंखों के ऊपर, उसी को कहते हैं भ्रू रेखा सी, मतलब भौं की रेखा सी। तो आगे देखिए बच्चों बहुत दूर या बहुत यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत अति दूर, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, अति दूर क्षितिज में, बहुत दूर क्षितिज में जहाँ पर धरती और आकाश मिलता हुआ प्रतीत हो रहा हो बच्चों, उनकी बात हो रही है। पर बिटप माल, बिटप अर्थात वृक्ष होते हैं आप जानते हैं, और माल अर्थात बहुत सारे वृक्ष, तो वृक्षों के समूह बिटप माल। तो वृक्षों की वो पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए, मतलब बिना पलक झपकाए हुए निहार रही थी, आकाश के नील वर्ण और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। आगे कहते हैं कि गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वो छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। देखिए छोटा शिशु समीप सोया धारा में एक द्वीप, तो एक द्वीप जो धारा में था इस प्रकार प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लग के सो रहा हो। आगे फिर कहते हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वो पक्षी कौन है, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वो पक्षी कौन है। ये देखिए बिहग अर्थात पक्षी होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे, इसलिए हमने इसके अर्थ को नहीं रिपीट किया। तो बिहग अर्थात पक्षी को संकेत करते हैं। तो कह रहे हैं, पंत जी कहते हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वो पक्षी कौन है, क्या वो कोई अपनी चकबी से बिछुड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकबी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। देखिए बच्चों, उड़ता रहने निज विरह शोक, अपने विरह वेदना को स्वयं के विरह वेदना को मिटाने के लिए छाया की को विलोक अर्थात छाया में को की यहाँ पर चकबी होगा बच्चों, कोक अर्थात चकवा होता है और कोकी का अर्थ होता है चकबी। आइए बच्चों देखिए अब यहाँ नेक्स्ट पंक्ति से हम पढ़ते हैं। ये देखिए पतवार घुमा अब प्रतनु धार, नौका घूमे विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सफार,
और बिखराती जल में तारहार, बिखराती जल में तारहार। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल। सौ सौ राशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सा उत्साह, हम बढ़े घाट को सा उत्साह। तो आइए बच्चों थोड़ा इसके अर्थों को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका ये डांडो हो गया, ये प्रतनु हो गया। प्रतनु भार अर्थात बच्चों हल्की भार। कैसी भार? हल्की भार। उसके बाद में ये डांडो का अर्थ होता है बच्चों पतवार। डांडो का अर्थ पतवार होता है। फिर मुक्ता फल, थोड़ा कठिन शब्दों पर फोकस करते हैं, बाकी चीजें तो आसान ही हैं। मोतियों, मुक्ता का फल बच्चों मोतियों के फल। मुक्ता फल मोतियों के फल। आगे फिर चांदी सी सांपों सी रलमल। उसके बाद में देखिए बच्चों फेन सफार का मतलब होता है बहुत अधिक झाग। आप जानते हैं ना समुद्र में नदियों के किनारे जब ज्यादा ऊंची लहरें चलती हैं तब कैसा फेन, मतलब क्या कहते हैं इसको, अरे फेन सफार अर्थात ये जो झाग होते हैं, बहुत सारी झाग वहां पर दिखाई दे रही थी। उड़ अर्थात बच्चों तारे नक्षत्र, तारे और नक्षत्र को कहते हैं उड़। और थोड़ा बहुत ऐसे हम देख लेते हैं। सा उत्साह आप तो जानते हैं कि उत्साह के साथ ये उड़ तारे नक्षत्र, इस तरह से। और अब इसके भावों को समझते हैं बच्चों। इसमें पंत जी क्या कह रहे हैं कि जो नाव है गंगा में तैर रही है और गंगा जल में चंद्रमा और तारों के जो बिंब है अर्थात छाया है, जो प्रतिबिंब है वो झलक रहे हैं, जो लहरों की चंचलता के कारण नाचते दृष्टिगत होते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप नदी के किनारे हैं, वहां पर कोई परछाई पड़ रही है, तो अब वहां पर जब ये लहरें ऊपर उठेंगी नीचे उठेंगी ऊपर, तो वो परछाई क्या होगा, वो भी ऐसे झिलमिल करके ऐसे दिखाई देता है। आप इमेजिन करिए, कल्पना में हम लोग चलते हैं कहाँ, गंगा नदी के किनारे। तो आइए बच्चों फिर इसके भावों को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कहते हैं पंत जी कि जो बीच धारा, नदी का जो बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो जाता है। ये देखिए हल्की भार, कैसी भार? एकदम हल्की भार। हमारी जो नौका है उसकी जो भार है बहुत कम हो जाती है। तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवार अर्थात बच्चों ऐसे जो होता नहीं एक प्रकार का नाव को इधर उधर घुमाने के लिए, तो उसी को कहते हैं दांडो। दांडो के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि मानो दांडो अपने हथेलियां फैलाकर अपने अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हो। फिर आगे कहते हैं कभी पतवार के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हैं। शांत जल में पतवार के संचालन से क्या है, शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों, ये देखिए बच्चों चांदी के सांपों से ये रलमल नाचती, तो जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती जाती हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की जो किरणें हैं ऐसी नाचती प्रतीत होती हैं, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींची जा रही हों, और उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हों। मानो लहरें रूपी जो बेल हैं वो क्या हो रहे हैं, फल फूल उठ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं पंत जी बच्चों कि हम अपनी नौका को धारों के बीच से निकाल कर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है,
अर्थात जल कम होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत बीज धारों की अपेक्षाकृत कम होती जाती है। तब हम लग्गी अर्थात बच्चों एक लंबा बांस का एक लंबा सा डंडा टाइप का होता है, तब हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। कितना प्राकृतिक दृश्य का इतना सुंदर चित्रण इन्होंने किया है बच्चों। देखिए आकाश में क्या है, आकाश में चमकता चंद्रमा एक ही है, लेकिन क्या है जल की प्रत्येक लहर जो अलग अलग है उसके में जो बुलबुलें हैं उसमें अलग अलग जब प्रतिबिंब आता है तो लग रहा है मानो कि बहुत सारे चंद्रमाएं चमक रहे हैं। यही दृश्य है बच्चों, जल में जो जितनी लहरें बुलबुलें हैं उतने ही चंद्रमा नक्षत्र तारे सब दिखाई दे रहे हैं। नक्षत्र तारे चंद्रमा या जो भी जल में प्रतिबिंब पड़ेगा वो सौ समान दिखाई देगा। यही अर्थात बच्चों सौ शशि अर्थात मतलब बहुत सारी चंद्रमाएं दिखाई दे रहे हैं। शशि तो आप तो जानते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। इस प्रकार से बच्चों अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। हमें पूरा विश्वास है भाव आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और हम इमेजिन करते हुए चलते हैं कहाँ गंगा नदी के किनारे एक बार फिर चलते हैं। आइए देखिए, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। बहुत अच्छा संदेश है बच्चों। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, करता मुझको अमृत दान। बच्चों ये देखिए, ज्यों ज्यों लगती नाव पर उर, ज्यों ज्यों लगती नाव पर उर, ये यहाँ पर कवि जो है नौका विहार के अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खूब अच्छे से दृश्यों को देख लिया है। अब आगे क्या कहते हैं, इसके माध्यम से कैसा संदेश हमको मिल रहा है बच्चों। आइए भावों को समझते हुए संदेश को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों चीजें थोड़ा सा देखते जाइए। जैसे आपका कर्णधार हो गया, कर्णधार का अर्थ होता है माझी, चिर का अर्थ होता है आप जानते हो पुराना होता है चिर का अर्थ, अमृत अर्थात अमरता का दान हो गया। नाव तो आप जानते हैं आलोकित मतलब प्रकाशित कर रही है। सत अर्थात सौ, सत अर्थात 100 हो गया, सत को 100 कहते हैं। क्रम अर्थात सीरियल वाइज निरंतर 1 by 1। शाश्वत अर्थात अमृत तो मतलब अमर है, निरंतर चलता रहेगा। ये इस प्रकार से चीजें बता रहे। रजत हास अर्थात चंद्रमा का जो चांदी की तरह मुस्कान है। इस तरह से बच्चों आइए समझते हैं इसके भावों को। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जा रही है, देखिए ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, तो कहते हैं वैसे ही जो हमारे हृदय में 100 विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर शाश्वत गति, शाश्वत है गति अर्थात धारा निरंतर चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार बच्चों हम लोगों के जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। जल धारा के समान ही जीवन की जो गति है तथा मिलन की भी जो शाश्वत है, अर्थात जीवन का यह क्रम कभी ना टूटने वाला है। कवि कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, अर्थात ये निरंतर रहेगा, ये कभी नहीं समाप्त होगा। चंद्रमा की जो चांदनी है, चांदी जैसी हंसी है, अर्थात चांदनी भी चिर अस्थाई है, अर्थात जो चंद्रमा की चमक है ये भी निरंतर ऐसे ही रहेगा। फिर कहते हैं इसी प्रकार लहरों का जो ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहेगा, अर्थात नदियों में समुद्रों में ये जो लहरें हैं ये भी निरंतर ऐसे ही रहेंगे। कभी भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा, कभी जो है वो क्या कहते हैं भावनाओं के सागर में डूब जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं, देखिए कि ये संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कभी फिर कह उठता है कि मैं
चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया कि मैं क्या हूँ। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करती है। जीवन की ये जो निरंतरता है, अर्थात बच्चों जो शाश्वतता है अर्थात निरंतरता है, जो निरंतर क्रम वाइज बनता रहेगा, जीवन मृत्यु, ये जलधारा जो रूपी है प्रमाण सिद्ध करता है। जिस प्रकार ये जलधारें हैं, उड़ती हैं, गिरती हैं, निरंतर बहती चली जाएंगी, ये मुझे अमृत प्रदान करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो नौका विहार के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने, ये जीवन की निरंतरता को स्पष्ट करता है। और फिर ये कवि जो प्रकृति से हमको उपदेश लेना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए। ये प्रकृति, इस नेचर से हमको चीजें ग्रहण करते रहना चाहिए कि ये सब कुछ निरंतर चलता रहेगा। जो प्राकृतिक चीजें हैं, चंद्रमा की हंसी और ये नदियों का बहना, लहरों का उठना, ये सब निरंतर ऐसे बने रहेंगे। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो हम लोगों का जीवन मृत्यु में मृत्यु, फिर जीवन में जीवन, इसी प्रकार क्रम बदलते रहेंगे। तो आइए बच्चों हम देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या है। देखिए बच्चों ये नेक्स्ट पंक्ति हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये जो ऐसे पंक्ति दे देंगे और कहेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये किससे लिया गया है, तो आप बताएंगे कि ये गुंजन से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत का गुंजन है नहीं, हमने आपको जीवन परिचय में बताया है। अगर आप कोई नए बच्चे जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, उनको हम इस प्ले लिस्ट का वो क्या कहते हैं लिंक हम आपको दे देंगे बच्चों। तो इसमें से आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारी चीजें सीरियल वाइज दिए गए हैं। तो आप इनके जीवन परिचय को भी देख लीजिएगा, हमने अच्छे से विस्तार से समझा दिया है। आप उसमें फ्लो चार्ट है, उसको आप अपनी कॉपी में अवश्य उतारिएगा। तो आइए बच्चों हम ये सारा देख रहे हैं ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। देखिए चूंकि वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है और आपका समय भी ज्यादा जाएगा, तो इस तरह से बच्चों हम निरंतर चलते रहेंगे और रुकने वाले नहीं हैं। हम जितनी हमारी यथा क्षमता है, शक्ति है, हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे बच्चों। और आप भी विश्वास के साथ जुड़े रहिए और आपको एग्जाम तक चीजें कंप्लीट कराएंगे। विश्वास मानिए, हम आपको इतना अच्छा प्रैक्टिस और मैटर उपलब्ध करा देंगे। सबसे पहले तो जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट, उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, निरंतर बनाए हुए हैं। हम उधर गद्य के पाठ को भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोज पढ़ा रहे हैं, और प्लस इधर गद्य को भी, पद को भी हम पढ़ा रहे हैं, ताकि क्या है आपका जो सिलेबस है समय से पहले कंप्लीट हो। यह हमारा उद्देश्य है बच्चों। अब हम अपने उद्देश्य में कितना खरा उतर पाते हैं ये तो समय बताएगा, पर हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये हमारी आपसे प्रॉमिस है, वादा है, गारंटी है। तो देखिए बच्चों अभी हम ये नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम निरंतर ऐसे चलते रहेंगे। इसके साथ हम ये वीडियोज को समाप्त करते हैं बच्चों, इस वीडियो को। तो इसमें अगर कोई कमी आपको लगे या कुछ अच्छा लगे, कमी हो तो अवश्य बताएं, क्योंकि आप ही तो हमारा आकलन करेंगे, आपसे ही तो हम अपने अंदर जो हमारे अंदर पढ़ाने की जो क्षमता है, समझाने की जो क्षमता है, हम कैसा कर पा रहे हैं, आप ही तो हमारा अवलोकन करके बताएंगे। तो इसलिए बच्चों आप अपना कमेंट अवश्य करें, कोई भी कमी हो, अच्छाई हो, जो भी हो आप बताएं, जिससे हम उसमें और सुधार करते हुए आगे और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और बच्चों ये जो हमारा चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि निरंतर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और बच्चों ये अपने दोस्तों में शेयर भी करें, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। इन वाक्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बच्चों। जय हिंद।